Hello everyone. Today we will be doing model question paper for the subject English. The question paper has been given by JCE RT. This question paper is for class 10 and in this section we will be doing the subjective question and answers. Like I said, the question paper has been given by Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, and as you all know, it is the model question paper for class 10 and we'll be doing the subjective question and answers. So, the time allotted is 1 hour 30 minutes. जो समय सीमा आप लोगों को दी गई है वो है 1.5 घंटे के समय में आप लोगों को आंसर्स अपने लिखने हैं. मैक्सिमम मार्क्स इज 40 और जो नंबर है वो 40 नंबर का ये प्रश्न है. जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि साधारण निर्देश हम लोग देख लेंगे. 1. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल. यानी कि विद्यार्थी जो है वो लोग जो उत्तर लिखेंगे प्रश्नों के वो अपने शब्दों में लिखेंगे. 2. ऑल द आंसर्स मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड एज इन द क्वेश्चन पेपर. और सारे प्रश्नों के जो आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में भी वही क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू आर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 एंड देन यू विल आंसर द क्वेश्चन और तब आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे. 3. ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर. अगर प्रश्नों के भाग हैं तो आप एक प्रश्न के सारे भाग एक जगह पर ही करेंगे. 4. आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस देयरिन. जो भी आप प्रश्नों के उत्तर देंगे निर्देश जैसे दिए गए हैं उसी के हिसाब से देंगे. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉम्प्रीहेंशन. पहला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रीहेंशन है. एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डिवाइडेड द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू द नंबर. मैंने क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर उसको मैंने नंबर के हिसाब से बांटा है. सो फर्स्ट विल बी डीलिंग विद द 2 मार्कर्स यानी कि 2 नंबर के जो अंक है पहले हम लोग उसको करेंगे. Thereafter we'll be doing the 3 markers, मतलब फिर उसके बाद हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर 6 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में जा कर के एक और सेक्शन है जहाँ पे हम लोग 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चंस डील करेंगे. ओके, सो ऑल दिस इज इन अकॉर्डेंस टू द मार्क्स. मतलब कि नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को मैंने सेट किया है. सो द फर्स्ट इज read the passage given below and answer any 5 questions. आपको पैसेज पढ़ना है और any 5. You can see that I've underlined any 5. मैंने any 5 को अंडरलाइन कर दिया है यानी कि आप इसमें से 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. 7 में से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके. The horse is a domesticated one-toed hoofed मैमल. हॉर्स के बारे में ऑफकोर्स बात हो रही है कि वो डोमेस्टिकेटेड है मतलब पालतू है. 1-toed hoofed मैमल है ना. द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25-30 years, 10 years डाउन फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द वाइल्ड. कहते हैं जो नेचुरल लाइफ स्पैन होता है एक डोमेस्टिकेटेड हॉर्स का वो 25 से 30 साल होता है. ठीक है. वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़. और अगर आपको किसी भी घोड़े का उम्र जानना है तो आप जितने उसके दांत हैं उतने ही उसकी उम्र है. दे गेट ऑल द टीथ बाय द एज ऑफ 5. और 5 साल की उम्र तक उनके सारे दांत जो हैं वो निकल जाते हैं. आफ्टर विच दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर. और 5 साल के बाद जितने भी दांत हैं वो धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और ज़्यादा दांत नहीं उगते हैं. हॉर्सेस कांट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ. और जो घोड़े होते हैं वो अपने मुंह से ब्रीथ यानी कि ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन द ईयर्स. और उनके कानों में 10 विभिन्न प्रकार के
मसल्स होते हैं मतलब मांसपेशियाँ होती हैं। हॉर्सेस हैव नियरली 360 डिग्री ऑल राउंड विजन, और हॉर्सेस जो होते हैं उनका 360 डिग्री ऑल राउंड विजन, मतलब 360 डिग्री वो लोग देख सकते हैं। The only place they cannot see is directly behind or right in front of them, और उनको सिर्फ एक जगह नहीं दिखाई देता है जो कि है उनके ठीक पीछे, और राइट इन फ्रंट ऑफ देम, और उनके ठीक आगे, ये दो जगह वो देख नहीं सकते हैं ठीक से। Therefore it is unsafe to stand behind a horse, और इसीलिए कहा जाता है कि कभी घोड़े के पीछे खड़े नहीं होना चाहिए। Each of the horse 2 eyes work independently, एक घोड़े की जो दोनों आंखें होती है वो अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से बेसिकली देख सकते हैं। A horse can sleep standing up as he is able to lock his leg muscles which prevents him from falling, और एक घोड़ा जो है वो खड़े खड़े भी सो सकता है क्योंकि वो अपने लेग के मसल्स को, मांसपेशियों को ऐसे लॉक कर सकता है कि वो गिरे नहीं। As horses become more domesticated, humans have developed more uses for them, और जैसे जैसे घोड़ों को पालतू बनाया जा रहा है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने उनसे और क्या क्या हो सकता है, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो करने शुरू किए हैं। सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, घोड़े बहुत सालों से ऐसे भी ट्रांसपोर्ट के काम आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम मतलब यहाँ से वहाँ सामान करने के लिए या लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज के समय में घोड़े जो हैं वो इंसानों के केयर में, मतलब इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बेसिकली दिखाई देते हैं। नाउ देयर आर 7 क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड 7 क्वेश्चंस हैं और साथ में से आपको सिर्फ 5 करने हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस, है ना। इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ 5 करने हैं तो साथ में से हम 5 करेंगे, बट आई हैव डन ऑल द 7, मैंने 7 किया है, लेकिन आप लोग जब एग्ज़ाम में आप लोग जब आंसर करेंगे यू जस्ट हैव टू डू 5 और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। आपको सिर्फ 5 करने होंगे, या जैसा निर्देश दिया गया है आप उसके अनुसार करेंगे। Question 1. What is the lifespan of a domesticated horse? So, now for those of you who find it inconvenient to gather so much of information together, जिन लोगों को असुविधा होती है इतने सारी चीज़ एक साथ पढ़ने पर, what you people will do, you please look for the keywords. आप क्या करेंगे, आप keywords को ढूंढिए। अगर आपको पैसेज में कुछ नहीं समझ में आया है एंड यू आर वंडरिंग हाउ टू डील विद द क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज नहीं समझ में आ रहा है बहुत और देखना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, सो यू विल बी लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स। तो आप लोग जो कीवर्ड्स है वो ढूंढिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में इट सेज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। लाइफ स्पैन कितना होता है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स का, सो द कीवर्ड इज लाइफ स्पैन, है ना। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो शब्द है लाइफ स्पैन, आप इसको ढूंढिए कि ये कहाँ पर है पैसेज में। सो इट इज़ इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में है द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25-30 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द वाइल्ड। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वन काउंट हॉर्सेस एज, है ना। हॉर्सेस एज के बारे में पूछा गया है, तो लिखा गया है वन काउंट हॉर्सेस एज, कैसे काउंट किया जा सकता है। सो नाउ द कीवर्ड इज हॉर्सेस एज, है ना। हॉर्सेस एज, इफ़ यू हैव अ लुक एट द पैसेज, जब आप पैसेज को देखेंगे इन द सेकेंड लाइन में आपको एक सेंटेंस मिलेगा, इट सेज One can tell a horse's age from the number of teeth it has, है ना। तो ये जो हो गया ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। Now coming to question number 3, why is it not safe to stand behind a horse? So the keywords is not safe to stand behind a horse, right? So now we have a look at the answers. We'll have a look at the paragraph में देखते हैं।
सो व्हेन यू कम टू अराउंड द फिफ्थ लाइन, आप जब फिफ्थ लाइन में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है therefore it is unsafe to stand behind a horse. therefore लिखा हुआ यानी कि इसके पहले जो लाइन है हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे. सो फ्रॉम द फोर्थ लाइन में आप देखिएगा इट्स रिटन द ओनली प्लेस they cannot see is directly behind or right in front of them. Therefore, it is unsafe to stand behind a horse. And that is your answer for question number 3. Okay. Now coming to question number 4. It says, how do horses help humans? है ना, यानी कि घोड़े जो है वो humans की मदद कैसे करते हैं. So हेल्प कैसे करते हैं या फिर यूजेस, ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ओके, सो द आंसर इज इन द लास्ट थर्ड लाइन से इसको हम लोग शुरू करेंगे. इट सेज एज हॉर्सेस बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड humans have developed more uses for them, such as serving as means of transportation, source of entertainment, etc. Today, horses can be found in care of humans all over the world. आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. दैट इज इनफ, दैट्स गुड टू गो. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटोनिम. एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम आर बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स, मतलब कि विपरीतार्थक शब्द. सो what is required of us, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? It says you have to give the antonym or rather the opposite, है ना, विपरीतार्थक देना है indirectly का. So in the passage, when we look at the passage, there is a line, I believe it is the 6th line, 5th or the 6th line. It says that 6th line, horses have a nearly 360-degree round vision. The only place they cannot see is directly behind or right in front of them. So, the opposite of indirectly, according to the passage, or we all know that it is directly. Okay. Now coming to the 6th question. Make meaningful sentences with the given words. यानी कि आपको अर्थपूर्ण सेंटेंसेस बनाते हैं, वाक्य बनाने हैं जो शब्द दिए गए हैं उनसे. सो इन दिस आई हैव नॉट ट्राई टू मेक अ न्यू सेंटेंस. मैंने इसमें कोई न्यू सेंटेंस लेने की कोशिश नहीं की है. व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव पिक्ड अप द वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड कॉपीड दैट सेंटेंस. मैंने क्या किया है कि मैंने पैसेज से ही ये शब्द जहाँ पर है उसको देखा है और फिर जो है सेंटेंस उसी वाक्य को यहाँ पे लिख दिया है. ओके. सो A, entertainment. So the word is entertainment. From the passage only I have taken the sentence. Passage से ही मैंने ये वाक्य लिए हैं. People use horses as a source of entertainment. The second word is prevents. So the sentence I have made is a horse can sleep standing up as he is able to lock his leg muscles, which prevents him from falling. Okay. So if you know a better sentence or if you want to make a sentence in your own words, अगर आप इससे कुछ अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं या अपने शब्दों में आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज कंप्लीट द सेंटेंस. मतलब वाक्य वो अधूरा है उसको आपको पूरा करना है. सो द फर्स्ट वन इज ए. द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड डैश. क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा तो ये डैश है, मैंने यहाँ पे आंसर फिल कर लिया है. सो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड one-toed hoofed animal which you can find in the very first line. ये आपको क्वेश्चन पेपर जो पैराग्राफ है राइटिंग है उसमें सबसे पहले में ही ये लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में. ठीक है. नाउ बी. वन कैन टेल अ हॉर्सेस एज from the number of teeth it has. है ना. सो ये भी आपको पैराग्राफ से ही, आपके पैसेज से ही मिल जाएगा. द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस सिर्फ दिया हुआ था वन कैन टेल अ हॉर्सेस एज और बाकी आपको फिल करना था. सो
यू विल हैव अ लुक एट द पैसेज, आप पैसेज देखेंगे और जहाँ पे ये लिखा रहेगा वन कैन टेल अ हॉर्सेस एज, उसके बाद जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा. ओके. Now we come to the grammar part. Before we begin with the grammar section, I would like to remind you that I have divided the question paper not according to the question but according to the marks allotted to every question. मैं आप लोग को ग्रामर सेक्शन शुरू करने के पहले एक बात याद दिला देती हूँ कि मैंने क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चंस के हिसाब से, जो JCERT से क्वेश्चन पेपर जो आए थे, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सॉल्व किया है, मैंने नंबर के हिसाब से सॉल्व किया है. लाइक फर्स्ट वी डिड द कॉम्प्रिहेंशन विच कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स ईच. बेसिकली जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी, पहला जो कॉम्प्रिहेंशन हमने किया था उसके हर प्रश्न में हर प्रश्न के 2-2 नंबर थे. सो वी सॉल्व द 2 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट. पहले हमने 2 नंबर के क्वेश्चन किए. नाउ इन द ग्रामर सेक्शन विल बी डीलिंग विथ क्वेश्चंस विच कंप्राइजेस ऑफ 3 मार्क्स. अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन करेंगे जिसमें क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं. एंड देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ लिटरेचर विच ऑल्सो हैज़ 3 मार्क्स. और इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है लिटरेचर का भी जो 3 नंबर का है. तो पहले हम लोग इतना करेंगे एंड देयर आफ्टर विल बी गोइंग टू द क्वेश्चंस विच हैज़ 5 मार्क्स. तो फिर हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस वो वाले करेंगे जिनका 5 अंक दिया गया है. देन विल बी डूइंग द 6 मार्क का क्वेश्चंस और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके 6 नंबर हैं. एट द लास्ट, सबसे लास्ट में हम लोग 2 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे विच कंप्राइजेज ऑफ 5 मार्क्स ईच, जिनका 5 नंबर है. सो नाउ आई हैव नॉट चेंज द नंबर ऑफ द क्वेश्चन फॉर योर कन्वीनियंस. मैंने क्वेश्चन के या प्रश्नों के मैंने नंबर नहीं बदले हैं ताकि आपको सुविधा हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो. सो बेसिकली आपको करना क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है. जो मॉडल्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं उनको देखते हुए. सो द मॉडल वर्ब्स आर माइट, कुड, मे. Let's look at the first sentence. A. My sister dash dance when she was 5. Now, basically we are looking at 2 things in here. First is the verb dance. पहले हम लोग देखेंगे verb क्या है, dance है. So, when you are saying dance, जब आप dance बता रहे हैं, it is her ability. ये उसका सामर्थ्य है. And for ability we use the word could. और जब एबिलिटी या सामर्थ्य बताते हैं तो हम लोग कैन शब्द का उपयोग करते हैं. नाउ व्हेन शी वाज 5, द सेंटेंस सेज व्हेन शी वाज 5. उसके बाद फिर जो सेंटेंस कहता है कि व्हेन शी वाज 5 मतलब जब वो 5 साल की थी. सो इट्स इन द पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू पुट द पास्ट टेंस ऑफ कैन. हम लोगों को कैन का पास्ट टेंस लिखना है जो होता है कुड. So the correct sentence will be, my sister could dance when she was 5. B. Dash God bless you. Like we know that for blessings, for possibility, we use the word may. हम लोग आशीर्वाद के लिए, possibility यानी संभावना के लिए may शब्द का उपयोग करते हैं. So the sentence will be, may God bless you. C. Aman worked hard so that he dash pass. Worked hard, of course, verb के साथ ed लगा हुआ है. It's in the past tense. So that he dash pass. कैसे पास करे? So that he might pass. कर सके. Okay, so the correct sentence will be, Aman worked hard so that he might pass. Coming to question number 12. Transform the following sentences as directed. आपको जो वाक्य हैं उसको बदलने हैं निर्देश के अनुसार. But one thing you have to keep in mind that the meaning of the sentence should not completely change. आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए. A. Anita is too lazy to write. Remove to. So
The answer will be Anita is. The question says remove 2, TOO2 को हटाना है, so you will remove that. Instead of TOO2 you will write so. So the sentence now is Anita is so. You write down the verb, उसके बाद जो verb है lazy वो आपने lazy लिख दिया. Then to, in the question you see the word to again. ये जो word है इसको आपको हटाना है. Instead of that you will put that. So now the sentence is Anita is so lazy that she cannot write. We are using the term she because Anita is a girl, and the question says Anita is too lazy to write, जिसका मतलब होता है कि वो इतनी आलसी है कि वो नहीं लिखती है. And when you transform the sentence it comes to Anita is so lazy that she cannot write. अब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका मतलब भी वही हुआ कि अनीता इतनी आलसी है कि वो नहीं लिखती है. B. Who is not afraid of death? Into assertive. This is an interrogative sentence. Okay, and you have to change it into assertive sentence. So the answer is everyone is afraid of death. Okay, I hope by now you all know the rules how to change from interrogative to assertive or from affirmative to assertive and so on and so forth. C. Radha said to me, please help me to lift the box. Into indirect speech. So the answer will be Radha requested. Since she's saying please, we have used the word requested me to help her lift the box. Okay, that's all for the grammar section. Coming to the next part, that is literature. It's a poem. So again it's a 3 marker, 3 नंबर का ये प्रश्न है. Question number 13. Read the extract given below and answer the questions that follow. आपको extract जो दिया गया है पढ़ना है और जो question दिया गया है उसको आंसर करना है. Let's have a look at the extract. देखते हैं कहाँ से लिया गया है ये. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. So that's taken from a poem. एक कविता है जो आप लोगों को कराई गई है तो उसमें से ये लिया गया है. The first question is, और इसमें question है सबसे पहला A. Name the poem from where this extract has been taken. कविता का नाम बताना है. I hope all of you know this. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा. Answer is Amanda. ये जो lines हैं वो Amanda poem से ली गई हैं. B. Who has written these lines? ये पंक्तियाँ किन्होंने लिखी है या फिर ये कविता किन्होंने लिखी है. आंसर इज रॉबिन क्लेन. सी. व्हाट इज शी डूइंग? क्या कर रही है ये इस पैसेज में? सो द आंसर इज शी इज रोमिंग द स्ट्रीट एंड मेकिंग पैटर्न्स इन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर फीट. To the next slide. Now in this writing section there are primarily 3 questions. 3 प्रश्न हैं. 3 में से यहाँ पे according to the instruction it says attempt any 2 in about 80 to 100 words. Question 10 is compulsory. 3 question है. Question number 8, question number 9 and question number 10. Out of which question number 10 is compulsory, which is a paragraph writing. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंपलसरी है. कंपलसरी मतलब अनिवार्य रूप से आपको ये करना है और वो एक पैराग्राफ राइटिंग है. नाउ दैट लीव्स अस विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. तो यानी कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों में से कोई एक करना है. ओके, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन बोथ. लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने दोनों कर दिए हैं. और विच एवर लेटर यू वॉन्ट टू राइट, जो भी पत्र आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं.
इन केस यू वांट टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज write a letter to your younger brother describing him the importance of time. younger brother यानी कि छोटे भाई, describing मतलब वर्णन करते हुए, importance of time मतलब समय का महत्व. तो हमें ये समझ में आता है कि अपने छोटे भाई को चिट्ठी लिखना है उसको बताते हुए समय के महत्व के बारे में. सो फर्स्ट विल पुट द प्लेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिमलडांगा लिखा है, आप लोग जिस भी जगह का नाम लिख सकते हैं. आई हैव पुट द डेट और फिर मैंने यहाँ पे डेट लिखा है. डियर ब्रदर, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. आप यहाँ पे डियर ब्रदर के बजाय अपने भाई का नाम भी लिख सकते हैं. एंड द सेंटेंस इज होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, यानी कि उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि आपको जब ये पत्र प्राप्त होगा तो आप बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे. ऑफ लेट मतलब अभी कुछ दिनों में. आई हैव हर्ड दैट यू वेस्ट योर टाइम. मैंने ये सुना है कि आप अपने समय बहुत ज़ायर करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फाउंड लॉइटरिंग इन द स्कूल प्रोमाइसेस. लॉइटरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना, है ना. स्कूल प्रोमाइसेस मतलब स्कूल की जगह में. तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फाउंड लॉइटरिंग इन द स्कूल प्रोमाइसेस मतलब अधिकांश समय आपको स्कूल क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर स्कूल में इधर उधर घूमते हुए पाया जाता है. यू ऑल्सो बंक क्लासेस. क्लास बंक करना मतलब क्लास में नहीं बैठना, क्लास से भागे रहना. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन योर मोबाइल फ़ोन. या तो आप क्लास में नहीं होते और जब आप मतलब क्लास में नहीं होते और बाकी जो समय रहता है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन में रहते हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट टाइम इज़ इम्पोर्टेंट. वंस लॉस्ट इट डजंट कम बैक. आप अपने भाई को समझा रहे हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार समय गुजर जाता है तो वापस नहीं आता है. यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन स्टडिंग एंड डूइंग थिंग्स नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. और ये जो समय है ये समय आपको यूटिलाइज करना चाहिए पढ़ाई करने में और ऐसी चीज़ें करने में जो आपके ग्रोथ में और पूरे विकास में आपकी मदद करें. आई होप यू विल बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू स्पेंड योर टाइम. और उम्मीद करता हूँ कि अब से जब भी आप अपना समय जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे और माइंडफुल रहेंगे, मतलब सोच समझ के अपने समय का उपयोग करेंगे. कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, योर लविंग ब्रदर. इन केस यू आर अ बॉय, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग ब्रदर. इन केस यू आर अ गर्ल, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग सिस्टर. एंड आई हैव रिटन XYZ, मैंने XYZ लिखा है. यू ऑल आर फ्री टू ऐड योर नेम. आप लोग अपना नाम भी यहाँ पे XYZ की जगह पे लिख सकते हैं. नाउ द सेकेंड लेटर इज a formal letter. It says write an application to the headmaster of your school asking him to make more books available in the school library. तो दो बातें, पहला एप्लीकेशन लिखना है, हेडमास्टर को लिखना है, आपके अपने स्कूल के हेडमास्टर को. और क्यों लिखना है, किताबों के लिए लिखना है कि पुस्तकालय में और ज़्यादा किताबें होनी चाहिए. सो फर्स्ट द फॉर्मेट. पहले हम लोग फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, टू द हेडमास्टर, अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल सिमलडांगा जमशेदपुर 01. आप अपने स्कूल का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, है ना. जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो भी आपका स्कूल है, वो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे. डेट 19/1/2023, आप एग्ज़ाम वाले दिन का डेट लिख सकते हैं. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर मोर बुक्स इन द लाइब्रेरी. सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय में आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं. सर, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट देर आर वेरी फ्यू बुक्स अवेलेबल इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. मतलब आप अपने प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लाइब्रेरी की तरफ, पुस्तकालय की तरफ, कि वहाँ पे बहुत ही कम किताबें हैं. कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, our desire
टू रीड मोर इज़ बीइंग कर्ब्ड, और इसीलिए हम लोगों की जो इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कर्ब कर लेना मतलब कम कर लेना, है ना, उसको कर्टेल कर लेना। इन ऑर्डर टू लर्न मतलब सीखने के लिए वन हैज़ टू रीड मोर एंड मोर, सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर एडिक्वेट बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, और ये तभी संभव हो सकता है जब पर्याप्त मात्रा में किताबें अवेलेबल हों लाइब्रेरी में। I therefore request you to kindly make more books available in the school library, और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल करवाएं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली ABC, है ना, और यहाँ ABC के बदले में ऑफ कोर्स यू कैन ऐड योर नेम, आप यहाँ पे अपना नाम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, याद दिला दूँ कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इट्स सेड दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपल्सरी। जो आपको निर्देश दिए गए थे वो दिया ये गया था कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अनिवार्य है। सो राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन में। सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस, जब आप लिखेंगे सो आप हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ नहीं, है ना, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा गया है, तो आप लिखेंगे द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन। सो दिस इज़ प्रिटी पर्सनल एंड इट कैन वेरी फ्रॉम, ऑफ कोर्स इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो है दी हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन, ये सबके लिए अलग अलग होगा। सो here what I have done, I have written what I felt, मैंने वो लिखा है जो मुझे ठीक लगा, and you people are free to write whatever you want, और आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आप लोग जो लिखना चाहते हैं, जो भी आपकी खुशी का दिन था, it might be your birthday, it might be your parents anniversary, हो सकता है वो आपका जन्मदिन हो या मम्मी पापा का एनिवर्सरी हो या सरप्राइज़ हो आपके लिए, so you can write any of that, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। So let's go through what I have written, देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई हेल्ड माई यंगर सिस्टर इन माई आर्म्स, मेरे जीवन में सबसे खुशी का दिन वो था जब मैंने अपनी छोटी बहन को अपने आर्म्स में, मतलब अपने हथेलियों में पकड़ा था, है ना। शी वॉज देन जस्ट 3 days ओल्ड, और उस समय वो सिर्फ 3 दिन की थी। आई हैड बीन प्रेइंग फॉर अ सिस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं भगवान से बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक बहन मिले। एंड व्हेन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स आई थैंक्ड गॉड, और जब मैंने उसको पहली बार पकड़ा तो मैंने सबसे पहले क्या किया, भगवान का शुक्रिया अदा किया। शी वॉज टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटी, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक या फिर डेलिकेट, एंड ब्यूटिफुल। आई टुक अ लॉन्ग लुक एट हर टाइनी फिंगर्स, लॉन्ग लुक मतलब मैंने बहुत ध्यान से बहुत देर तक उसके छोटे छोटे फिंगर्स यानी कि उंगलियों को देखा। आई गॉट अपसेट बिकॉज शी डिडंट ओपन हर आइज टू सी मी, और मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत अपसेट हो गई कि उसने अपनी आंखें खोल के मुझे नहीं देखा। नेवरदलेस आई वोट टू बी विथ हर ऑलवेज, लेकिन मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड, it says attempt any two. So now we have come to the 6 markers. इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे 5 नंबर के थे, अब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे which contains 6 marks, जिनके 6 नंबर हैं। So according to the instructions it says attempt any two, instructions के हिसाब से कहा जा रहा है कि कोई भी 2 करना है, and there are 4 questions in here, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज लेंचो एंग्री, मतलब लेंचो जो था वो गुस्सा क्यों हो गया। आंसर, लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड, ये कहानी हमने सबने पढ़ी है, पहला ही है, अ लेटर टू गॉड है। सो लेंचो हैड रिटन लेटर टू गॉड, आप सबों को पता होगा कि लेंचो ने भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, asking him to send 100 pesos
जिसमें उसने 100 पैसों भगवान से मांगे थे। When he received a letter addressed to him, और जब उसको एक चिट्ठी प्राप्त हुई जो उसके नाम पे थी, he assumed that the money was sent by God, तो उसने ये सोच लिया कि ये पैसे मुझे भगवान ने ही भेजे। But when he counted the money, it was only 70 pesos, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो देखा कि सिर्फ 70 पैसोस थे। This made Lencho angry, और इसीलिए वो गुस्सा हो गया। Question number 15. How is Wanda seen as different by the other girls? So Wanda जो है ये 100 ड्रेसेस से लिया गया है। एंड वाई इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट, वो क्यों दूसरी लड़कियों से अलग थी या उसको अलग क्यों ट्रीट किया जाता था? आंसर, वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स बिकॉज, उसको दूसरी लड़कियों से अलग समझा जाता था क्योंकि शी हैड अ डिफरेंट सरनेम, क्योंकि उसका सरनेम जो था वो अलग था। शी नेवर लाफ्ड एंड सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13, और वो कभी हंसती नहीं थी और वो रूम नंबर 13 के सबसे कॉर्नर में बैठती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस विच डिडंट हैंग राइट, और वो हमेशा एक फेडेड मतलब रंग निकल रहा जिसका फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी और जो उसकी फिटिंग का नहीं था। सो दीज आर द रीजन्स वाई शी वॉज ट्रीटेड एज डिफरेंट, तो इसीलिए जो उसके स्कूल की जो लड़कियां थी वो उसको डिफरेंट समझती थी, उसको अलग समझती थी। क्वेश्चन 16. व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, वाली का फेवरेट पास टाइम क्या था? आंसर, वालीज फेवरेट पास टाइम was to stand in front of a doorway and watch what was happening in the street outside. वाली का फेवरेट टाइम पास, फेवरेट मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा, पास टाइम का मतलब होता है कि समय निकालना है ना, उसका सबसे अच्छा पास टाइम था, मतलब जब उसको समय निकालना होता था, गुजारना होता था, तो वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ डोरवे, मतलब वो अपने घर के दरवाजे के पास में खड़ी हो जाती एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और रोड में जो भी हो रहा होता उसको देखती। शी पर्टिकुलरली एंजॉयड watching the bus which traveled between her village and the nearest town, और उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था देखने में उस बस को जो उसके गांव से सबसे समीप के टाउन तक जाती थी। आई होप ऑल ऑफ यू डू नो दैट दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर मैडम राइड्स द बस, और ये क्वेश्चन जो है वो मैडम राइड्स द बस से लिया गया था। क्वेश्चन 17. वाई डज द पोएट वॉन्ट टू टर्न एंड लिव विथ animals? So this is the question taken from the poem Animals. ये प्रश्न जो है ये एनिमल्स पोएम से लिया गया है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, क्यों कवि चाहते हैं कि वो मुड़ करके क्या करें, जानवरों के साथ रहें? आंसर, द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, है ना। प्लासिड मतलब बहुत शांत रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड मतलब वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। दे डोंट स्वेट और लेमेंट अबाउट देयर कंडीशन, वो लोग पसीना नहीं बहाते हैं और वो लोग जो है लेमेंट नहीं करते हैं, मतलब वो लोग एक ही बात पे बार बार अपनी परिस्थितियों पे बार बार ज़्यादा ध्यान नहीं देते है कि लेमेंट करना मतलब बेसिकली ग्रम्बल करना इन द सेंस यू नो यू टॉक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, जो आपके पास नहीं है आप उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि लेमेंट करना, मतलब बार बार एक ही बात को रिपीट करना। अबाउट द कंडीशन, दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे नॉट वांट टू एक्वायर थिंग्स, वो लोग दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड, वो लोग कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब कभी भी उनको असंतुष्ट नहीं रहता है, एंड दे डू नॉट वांट टू एक्वायर थिंग्स, और वो लोग में वैसा नहीं रहता कि वो लोग कुछ चीज़ को पोजेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ को अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं हर चीज़ को। सो दीज आर द रीजन्स वाई द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और इसीलिए शायद पोएट जो है वो इंसानों के साथ नहीं, वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। नाउ अटेम्प्ट एनी वन, ये अगेन 5 मार्कर्स है,
ये 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19. 2 प्रश्न है 18 एंड 19, एंड आउट ऑफ विच यू आर सपोज टू बी डूइंग ओनली 1. दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज, हु वॉज होरेस स्टैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ही. ये होरेस स्टैनबी कौन थे और किस तरह के इंसान थे. सो द आंसर इज, होरेस स्टैनबी वॉज अ 50-year-old अनमैरिड मैन. वो 50 साल के एक अविवाहित इंसान थे. ही वॉज गुड, रिस्पेक्टेबल, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वो बहुत अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल, बहुत आदर था उनका, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं थे, इतने भी ईमानदार नहीं थे. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ टू कीप 2 हेल्पर्स. वो ताला बनाते थे और उनका बिजनेस इतना अच्छा था ताला बनाने का कि उनके पास 2 हेल्पर्स भी थे, 2 मदद करने वाले भी थे. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. और उनको रेयर, और रेयर मतलब वैसा और कहीं नहीं मिलता हो, बहुत कम या फिर अवेलेबल हो, है ना. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. सो ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद थे. इन ऑर्डर टू बाई दिस बुक्स ही रॉब्ड द सेफ एवरी ईयर. और वो क्या करते थे, इन किताबों को खरीदने के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी थी, तो वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू रॉब, वो चोरी करते थे. और सेफ, सेफ मतलब तिजोरी, हर साल वो चोरी करते थे और उस पैसे से वो किताबें खरीदते थे. क्वेश्चन 19, हाउ इज मिसेस पम्फरे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट. मिसेस पम्फरे कैसे जिम्मेदार है ट्रिकी की बीमारी के लिए. आंसर, ट्रिकी इज मिसेस पम्फरेज पेट डॉग. ये हम सबको पता है कि ट्रिकी जो थी वो मिसेस पम्फरे का पेट डॉग थी. मिसेस पम्फरे लव फॉर ट्रिकी इज मैनिफेस्टेड इन द फूड शी गिव्स ट्रिकी टू ईट. और मिसेस पम्फरे का प्यार दिखाने या जताने का ये तरीका था कि वो उसको, ट्रिकी को बहुत सारा खाना देती थी. सो ट्रिकी इज ऑल्सो गिवन लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स. और बीच बीच में भी, खाने के बीच में भी उसको कुछ कुछ, जैसे कि कॉड लिवर दिया जाता था, हॉर्लिक्स दिया जाता था, तो ये सब भी दिया जाता था. मिसेस पम्फरे इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट ट्रिकीज एक्सरसाइज. और इतना कुछ खिलाती थी मिसेस पम्फरे, लेकिन ट्रिकी को एक्सरसाइज नहीं उतना करवा पाती थी. विच लीड्स टू ट्रिकी फॉलिंग सिवियरली इल. एक्सरसाइज नहीं करने के कारण एंड ओवर ईटिंग के कारण, इतना ज़्यादा खाने के कारण ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ जाती है. That's all, and thank you all, and I hope that you will be doing well in the exams, and this is gonna help you. उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने बनाए हैं. एंड आई होप कि जो भी आए, जो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सो यू विल बी एबल टू आंसर, तो आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे. ओके, थैंक यू.